जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, हम फिर से करेंगे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व और आज हमारा पैसेज नंबर 4 होने वाला है जो पूछा गया था 14 मार्च शिफ्ट नंबर 3। आज हमने मॉर्निंग में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एक इंग्लिश पेपर सॉल्व किया था जो कि पूछा गया था 14 मार्च का पेपर नंबर 4 ग्रेजुएशन लेवल 3rd शिफ्ट। इसी का आंसर पैसेज आज हम करने वाले हैं। ये इसी का कॉम्प्रीहेंशन है जो कि हमने नहीं किया था इस लेक्चर में, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन को हम अलग से टैकल करते हैं। वही पैसेज आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सीखेंगे इस लेक्चर में कि किस तरीके से अनसिन पैसेज को आपको सॉल्व करना चाहिए। ये आज हमारा पेपर नंबर 4 था। अगर इसके पहले के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्लेलिस्ट की लिंक दी गई होगी, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर आपको ना ही सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बल्कि सिलेक्शन पोस्ट का ओवरऑल इंग्लिश का पेपर सॉल्व, सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2020, सीजीएल 2020, इन सभी के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। वो सारा आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से तरीके हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए एग्ज़ाम में जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करें। आप देख सकते हैं ये हमारा पेज नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3। काफ़ी लेंदी यहाँ पर आपको पैसेजेस आजकल देखने को मिलते हैं। कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं? 2 मेथड होता है। पहला मेथड होता है कि पहले आप पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ लें और उसके बाद फिर क्वेश्चन करें। सेकंड होता है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लें और फिर उसके बाद आप पैसेज को पढ़ें। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि फाइनली आप पैसेज किस चीज़ का है और आपको उसमें ढूंढना क्या है। मैं आपको इसमें भी एक नया चीज़ ऐड ऑन करके दिखाऊंगा। आप जो भी मेथड यूज़ करते हो ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस मेथड को छोड़ दें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्जामिनर आपको एक रफ पेज और पेन तो आपको प्रोवाइड करवा ही देता है, तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली है। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप रफ पेज लीजिए। अभी अगर आपके पास एक रफ पेज है तो आप रफ पेज लीजिए और पेन लीजिए, फिर देखिए कि आपका सॉल्यूशन करना कितना आसान हो जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए ही होते हैं क्वेश्चंस नंबर्स के साथ, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जस्ट एक सिंगल क्लिक से आप क्वेश्चन पे पहुँच सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रफ पेज ले लीजिए। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 16, तो आप बस इतना लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इससे आपको पता चल जाएगा। 3D इमेजेस ऑफ फील्ड सॉयल हेल्प इन नोइंग अबाउट। ये बोल रहा है कि अगर आप 3D इमेजेस ले लेते हैं ज़मीन की मिट्टी की, तो वो क्या मदद करता है, आपका क्या क्या जानने में मदद करता है। तो फर्स्ट लिख के आप रफ पेज पे लिख लीजिए फटाफट, 3D इमेजेस ऑफ फील्ड सॉइल। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसमें ऐसा कोई है नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। अगर लगता भी है 10 सेकंड्स तो ये आपको बहुत सेव करवाएगा टाइम, और एकदम ये आपको एक्यूरेट आंसर ढूंढ के देगा। आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, टाइम भी कम लगेगा। इसके बाद सेकेंडली, अच्छा इसका है व्हाट काइंड ऑफ पैसेज इज दिस। अब इसका तो आप आंसर नहीं कर सकते, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरा पैसेज रीड करेंगे। डिस्कर्सिव, लिटरेरी, इंफॉर्मेटिव, नैरेटिव। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। ये नहीं जानेंगे तो फिर आप एग्जाम नहीं कर पाएंगे सॉल्व क्वेश्चन को। डिस्कर्सिव राइटिंग, आपने हैंड राइटिंग एक तो होता है डिस्कर्सिव, उसको छोड़िए। डिस्कर्सिव ऐसे पैसेज भी होता है, ये आप लोगों ने 10th में अगर पढ़ा होगा तो शायद पता याद होगा आप लोगों को, पहले तो नहीं लेकिन आजकल होता है। डिस्कर्सिव में क्या होता है कि जो भी आप टॉपिक को डिस्कस करते हैं उसके बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं। मतलब आप पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर के फोकस नहीं रहते, ये होता है डिस्कर्सिव। लिटरेरी का मतलब होता है जिसको लिटरेचर की तरह लिखा गया हो, उसमें कैरेक्टर्स हों, स्पेशली जैसे कोई मूवी हो गई उसके ऊपर लिखा हो, या कोई नोवेल के ऊपर लिखा हो, कोई स्टोरी के ऊपर लिखा हो, तो वो होता है लिटरेरी पैसेज। एक होता है इंफॉर्मेटिव, जिसमें आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जाए, और एक होता है नैरेटिव। नैरेटिव बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी टेलिंग।
अगर कोई स्टोरी वगैरह बता रहे हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए तो वो बोला जाता है नैरेटिव पैसेज। तो आपको सभी का मीनिंग पता चल गया। जब आप पैसेज पढ़ लेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा टाइप का ये पैसेज है। तो इसको मत लिखिए क्योंकि इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, आपको अल्टीमेटली पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ड्रोन्स यूज्ड फॉर एसेसिंग द हेल्थ ऑफ प्लांट्स नीड टू बी, यानी कि ड्रोन जो हम इस्तेमाल करते हैं एस्टिमेट करने के लिए पौधों की हेल्थ, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सो आप अब लिख लीजिए थर्ड, क्योंकि सेकंड वाला हमने स्किप कर दिया था। थर्ड में लिख लीजिए फटाफट, ड्रोन यूज्ड हेल्थ प्लांट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा लिखें, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। इनको क्या बोला जाता है? कीवर्ड्स, मेन। आप इसको लिख लिया करिए बस। तो इससे क्या होगा, जब आप अपने रफ पेज पे इसको लिख लेंगे तो जब भी पैसेज पढ़ते समय ड्रोन यूज्ड हेल्थ ऑफ प्लांट की जगह का जैसे ही नाम आएगा आप फटाफट आंसर कर लेंगे। अगला है फील्ड एनालिसिस एंड नोइंग अबाउट द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। आप फोर्थ करके लिख लीजिए फील्ड एनालिसिस। एंड नोइंग अबाउट नो सॉइल, बस आपने ये लिख लिया। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, मतलब बोल रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है खेती में किसी भी मिट्टी के बारे में जानना, उसके जो जो रीजंस दिए हैं बताइए। रीजंस नहीं बताना है, रीजंस के अलावा, यानी इन तीनों में से कोई, इन चारों में से कोई तीन सही रीजन होगा, एक होगा जो रीजन नहीं होगा। मतलब सॉइल की मिट्टी के बारे में जानने से आपको उसमें मदद नहीं मिलेगी, इनमें से कोई एक है वो बताना है, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब ही होता है के अलावा। सो जो सही रीजन है उसके अलावा कौन सा रीजन आंसर होगा ये बताइए। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, द पैसेज इज मेनली टॉक्स अबाउट। तो ये भी आप लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हमने फर्स्ट पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा, कोई बात नहीं, आपने इनको लिख लिया। अब देखिए आप मैजिक। अब मैजिक ये है कि जब आप पैसेज पढ़ने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़े जा रहा हूँ, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, जो आंसर है वही ढूंढना है, बाकी सब से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप एक दो लाइन छोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए आपने इस तरीके से करके छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वो कीवर्ड्स नहीं है जो आपको सर्च करने हैं, तो इसमें आप लिटरली फास्ट रहेंगे बाकी मेथड से। सो इसीलिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप इस मेथड पे फोकस करें। अब चलिए पढ़ते हैं, अपने रफ पेज को नोट करते देखते रहिएगा। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। Agriculture during this modern era is highly susceptible to climate change, large land degradation and shrinkage of resources। यानी खेती जो है मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल टू का मतलब होता है जो प्रभावित हो जाए किसी भी चीज़ से। ससेप्टेबल टू क्लाइमेट चेंज का मतलब जो क्लाइमेट चेंज से बहुत जल्दी आसानी से प्रभावित हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब हानि, भूमि का अब उपजाऊपन कम होना और रिसोर्सेज का कम होना, इन सभी से जल्दी प्रभावित होता है आजकल एग्रीकल्चर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर इज नेसेसिटी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शामिल करना, इनकॉर्पोरेशन मतलब शामिल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर इज ए नेसेसिटी। टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड करने की बात कर रहा है। वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स इज ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो क्या बोल रहा है, जो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उसमें से मेन क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये फुल फॉर्म है, मतलब ड्रोन्स को UAV भी कहा जाता है, यानी जो बिना आदमी के द्वारा हवा में चलाया गया व्हीकल। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार। आर रिमोटली कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट्स विद नो ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड। यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज हैविंग ए रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट। जनरली ड्रोन्स कंसिस्ट ऑफ नेविगेशन सिस्टम। इन चीज़ों को ध्यान में रखते चलना है। ड्रोन्स में क्या क्या होता है, नेविगेशन सिस्टम, GPS, मल्टीपल सेंसर्स, हाई
क्वालिटी कैमराज एटसेट्रा। ड्रोन वाला हमने एक पढ़ा था ना, ड्रोन यूज्ड फॉर हेल्थ ऑफ सॉइल, है ना, आपको यहाँ आप देखिए अपने रफ पेज में। तो जैसे ही ये मिलेगा आप फिर उसको करिएगा। दे इनेबल एविडेंस बेसिस प्लानिंग एंड स्पैटियल डेटा कलेक्शन, मेजर एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, जो मेजर मतलब मुख्य एप्लीकेशंस हैं, काम है ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में, वो इंक्लूड क्या क्या करता है। पहला ए नंबर दे दिया ना, आपको फोकस करना है, अगर ए लिख दिया मतलब क्या है, ये मेन चीज को बता रहा है। फील्ड एंड सॉयल एंड फील्ड एनालिसिस। अब देखिए आप रफ पेज जब देख रहे होंगे आपको याद आ गया होगा कि अरे मैंने तो ये पढ़ा है सॉयल एंड फील्ड एनालिसिस। तो आप रफ पेज पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको मिलेगा 4th नंबर पे फील्ड एनालिसिस एंड सॉइल अबाउट सॉइल। तो एक बार आप चाहें तो आप क्या करेंगे, 4th नंबर पे बहुत जल्दी जा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करके, है ना, क्योंकि वहां पे तो आपको सिस्टम पे साइड में क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, फील्ड का एनालिसिस करना और जानना मिट्टी के बारे में बहुत ज़रूरी है खेती में, एक रीजन को छोड़कर। अब आप चाहें तो ऑप्शन पढ़ें या डायरेक्टली आप जाकर के पैसेज को पढ़ें। क्या बोल रहा है पैसेज में, पोटेंशियल सॉइल क्वालिटी, न्यूट्रिएंट स्टेटस, soil moisture status can be mapped by obtaining 3D images of field soil. This enables understanding of heterogeneity of fields. इस वर्ड को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। Planting patterns to follow and soil management strategies. तो यहाँ पर अगर आप soil field analysis करेंगे तो उससे क्या क्या होता है, देखिए 4th नंबर का था ना, डिसाइडिंग अबाउट इमीडिएट इरिगेशन और ड्रेनेज एक्शन अंडरटेकिंग। अच्छा देखिए ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग दी हेटेरोजेनिटी ऑफ फील्ड्स, प्लांटिंग पैटर्न्स टू फॉलो, ये तो नहीं हो सकता आंसर, ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये तो मेन रीजन होता है, ये बेनिफिट मिलता है हमें। देखिए फॉलो एंड सॉयल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, प्लांटिंग पैटर्न्स, हेटेरोजेनिटी ऑफ फील्ड्स, अंडरस्टैंड, और क्या है, अच्छा एक और था ना, डिसाइडिंग अबाउट इमीडिएट इरिगेशन और ड्रेनेज एक्शन। तो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। हो सकता है कि जो इमीडिएट ड्रेनेज और इमिग्रेशन है इसके बारे में हमें बाद में पता चले थोड़ा आगे, बाकी यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। पोटेंशियल सॉइल क्वालिटी, न्यूट्रिएंट मॉइस्चर स्टेटस, वैसे मिल गया हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मॉइस्चर स्टेटस, मॉइस्चर के हिसाब से ही आप इरिगेशन करते हैं, बट इट्स ओके, उन दोनों को छोड़ दीजिए। आगे क्या है, क्रॉप स्प्रेइंग एंड स्पॉट स्प्रेइंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स। द प्लांट प्रोटेक्शन स्प्रेइंग इज जनरली डन मैनुअली और मैकेनिकली। द ड्रोन facilitated spray and comparatively cheaper and more effective than the aforementioned method। मतलब जो पहले मेथड यूज करते थे उससे सस्ता पड़ता है। It is the best method for spraying operation over a large area, especially when handling hazardous chemical। हैजर्डस केमिकल मतलब खतरनाक केमिकल्स को जब आप टैकल कर रहे हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्प्रे अच्छे से करें और बढ़िया से करें। और देखिए अब मेरे को आंसर भी मिल गया वैसे फोर्थ का, अंडरटेकिंग स्प्रेइंग ऑफ हर्बिसाइड्स ओवर, ओके हर्बिसाइड्स लिखा हुआ है तो अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूं, हालांकि मुझे लग रहा है सेकंड ही होगा। आगे पढ़ते हैं। इट इज रिपोर्टेड दैट बाय यूजिंग ड्रोन्स देयर वाज अ रिडक्शन इन हर्बिसाइड्स बाय 52% इन सोयाबीन फील्ड। मिल गया कि हर्बिसाइड में बहुत कमी आई है, मतलब इट इज रिपोर्टेड बताया जाता है कि अगर ड्रोन को यूज करेंगे तो वहां पे रिडक्शन हुआ है, कमी हुई है हर्बिसाइड्स हर वो मतलब पौधे और पौधों को मारने वाले को बोलते हैं हर्बिसाइड्स बाय 52% इन सोयाबीन फील्ड्स। अगर अच्छे से छिड़काव करेंगे तो हैजर्डस केमिकल के कारण वो पौधों को नहीं मारते हैं, 52% कम हो गया। तो यहां से मैं और श्योर हो गया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा, क्योंकि ये क्रॉप एंड स्प्रेइंग का एक फैक्टर है, ना कि फील्ड एनालिसिस एंड नोइंग अबाउट द सॉइल का। ये ए है ना,
जबकि क्रॉप स्प्रेइंग वगैरह बी है, तो हमें तो ए वाला का आंसर चाहिए, बी वाले का चाहिए नहीं, है ना। ये बी देखिए ध्यान से, क्रॉप स्प्रेइंग और स्पॉट स्प्रेइंग। आगे देखिए, अब सी आ गया हमारा। सी में क्या बोल रहा है, क्रॉप मैपिंग एंड सर्वेइंग। समझते रहिए चीजों को साथ के साथ, क्रॉप मैपिंग करना और उनका सर्वे करना। अगर आपको ये दिक्कत होती है साथ के साथ करते करते ट्रांसलेट करते करने में, तो फिर तो उसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है, रीडिंग ही करनी पड़ेगी। नियर इंफ्रारेड NIR इक्विप्ड ड्रोन्स कैन एसेस प्लांट हेल्थ। ओके, देखिए मुझे मिल गया। कहते हैं हमने पढ़ा था ना थर्ड नंबर पे, ड्रोन यूज्ड फॉर हेल्थ। सो कौन सा ड्रोन में जब नियर इंफ्रारेड इक्विप्ड होता है तो वो ड्रोन मदद करता है एसेस करने में प्लांट की हेल्थ। थर्ड नंबर था तो आप डायरेक्टली थर्ड पे जा सकते हैं। सो द ड्रोन यूज्ड फॉर एसेसिंग मतलब होता है मूल्यांकन करना द हेल्थ ऑफ प्लांट्स नीड टू नियर इंफ्रारेड इक्विप्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन का आंसर फर्स्ट है। कितने आसानी के साथ मिल गया हमें। आगे देखिए, द ओवरऑल मैपिंग ऑफ फील्ड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ वेल द क्रॉप इज एस्टैब्लिश्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द फील्ड। It also tell at what stage the crop is. The GPS equipped drones can be a part of precision agriculture. ठीक, बहुत ठीक तरीके से एग्रीकल्चर होगा अगर GPS भी लगा होगा तो। इरिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। यहां से भी मुझे मिल गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। चलिए फिर से इस पे आते हैं। द थर्मल का मतलब होता है जो हीट वगैरह होती है ना, उसको थर्मल बोलते हैं। सेंसर फैसिलिटी इन ड्रोन्स हेल्प्स टू ट्रैक मॉइस्चर स्टेटस ऑफ द फील्ड। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फील्ड मॉइस्चर स्टेटस हेल्प्स टू टेक इमीडिएट इरिगेशन और ड्रेनेज एक्शन। द एरिया दैट आर डेफिसिट इन मॉइस्चर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एरिया स्पेसिफिक और नीड बेस्ड मैनेजमेंट कैन बी डन। सो ये है इरिगेशन मैनेजमेंट। सीड प्लांटिंग, सीड मतलब बीज वगैरह बोना। सम ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स आर इन एक्सपेरिमेंटेशन टू शूट सीड्स मटेरियल इनटू प्रिपेयर्ड सॉइल। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो कुछ ऐसे ड्रोन भी आएंगे जो आदमियों के द्वारा बीज लगाने की बजाय शूट कर देंगे वो बीज को। इफ इट इज प्रूवन एक्सपेरिमेंटली देन इट वुड बी अ जायंट लीप मतलब छलांग इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। अगर ये सही साबित हो जाता है तो बहुत बड़ी छलांग होगी ये नए एग्रीकल्चर में। एफ नंबर पे लिखा है क्रॉप मैनेजमेंट असेसमेंट। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट मतलब होता है ना कीड़े वगैरह। डिसीज एंड वीड्स मतलब होता है वैसे पौधे जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। और आप समझ भी गए होंगे वीड्स का मतलब वो वाहन कुछ होता है, वीड्स गांजा अंडरस्टूड बाय। हालांकि ये वीड्स अलग है, उनको भी वीड्स कहते हैं। ये वीड के खेत में क्या होता है, अनचाहे पौधे निकल जाते हैं जो कि आपकी सारी जो मतलब वैसे होता है ना जो आप खाद वगैरह डालते हैं वो ले लेते हैं और आपके अनाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये लास्ट था हमारा। तो हमने 3 क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया था, एक तो ये था व्हाट काइंड ऑफ पैसेज इज दिस। डिस्कर्सिव मतलब होता है मुद्दे से हटकर बात करना, इधर उधर मतलब राउंड अबाउट घुमा फिरा कर किसी चीज को बताना, ये नहीं है। लिटरेरी का मतलब होता है जो स्टोरी वगैरह उठा ली जाती है, वो भी नहीं है। नैरेटिव मतलब होता है किसी कहानी का या कोई एनेक्डोट। एक एनेक्डोट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किसी की जिंदगी की किस्से, वो भी नहीं है। इंफॉर्मेशन दिया है इसने हमें यू अनआर्म्ड एरियल व्हीकल के बारे में, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये आधा तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। एग्जाम में क्या होता है कि टाइम की कमी होती है, तो आप तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे। मैंने तो यहाँ बस पढ़ाने के हिसाब से बोल दिया। तब पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर एक बार वीडियो को पॉज करके देखने की कोशिश करें क्या होगा। द इक्विपमेंट यूज्ड इन ड्रोन्स, द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 1, सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा था, आंसर हो जाएगा गलत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बताया था कि इसकी हमें ज़रूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की।
लेकिन बात नहीं किया गया है उसके बारे में। बात किसके बारे में किया गया है? द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। आप देखेंगे वहां पे एप्लीकेशंस की ही बात की गई है। वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर रिसेंट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात की गई है। तो ये आपका आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा आपने अगर मॉर्निंग में हमारी लाइव क्लास नहीं ज्वाइन की थी तो कर लीजिएगा, उसको अभी देख लीजिएगा, कल मॉर्निंग में लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना है। इससे क्या होता है कि जब भी आपको मैं लाइव जाने का स्केड्यूल डाल दूंगा आपको पता चल जाएगा कि लाइव मैं कब आने वाला हूं। तो चलिए लेक्चर स्टॉप कर देते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।